हेलो दोस्तों, चलिए यूनिट 9 का जो हमारा रिवीजन चल रहा था आईसीटी का, इसमें हम निर्माण आईएएस की बुक को कवर कर रहे थे। इसके सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एक स्वप्न, विचार, सिद्धांत या तथ्य कुछ भी हो सकता है। इन्हीं सूचनाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की विधा को संचार की संज्ञा दी गई है। वैश्विक स्तर पर विज्ञान के प्रभाव ने मानव को संचार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया है। इस संचार प्रौद्योगिकी का प्रारंभ सैमुअल मोर्स द्वारा प्रतिपादित प्रसारण सिद्धांत की अनुक्रिया पर टेलीग्राफ के आविष्कार से हुआ। तत्पश्चात तांबे के तार से विद्युत संप्रेषण तथा ग्राहम बेल के टेलीफोन की खोज से इस दिशा में तीव्र गति से वृद्धि हुई। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे सामान्यतः आईसीटी कहा जाता है, यह आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूरसंचार की भूमिका पर जोर देती है। आईसीटी के अंतर्गत आईटी के साथ साथ दूरभाषा संचार यानी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और प्रसारण मीडिया और सभी प्रकार के ऑडियो तथा वीडियो प्रसारण एवं प्रेषण शामिल है। तो दूर संचार माने टेलीकम्युनिकेशन संचार प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप है, यानी टेलीकम्युनिकेशन इज द मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य रूप क्या है? टेलीकम्युनिकेशन। इसमें सूचनाओं का संप्रेषण विद्युत चुंबकीय माध्यम द्वारा किया जाता है। तो इसमें सूचनाओं का जो ट्रांसमिशन है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम के माध्यम से किया जाता है। दूर संचार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे ध्वनि एवं संगीत, चित्र एवं वीडियो, कंप्यूटर फाइलों आदि को संप्रेषित किया जा सकता है। संचार प्रणाली के मुख्य 3 अवयव हैं। तो 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? संचार चैनल यानी कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये 3 महत्वपूर्ण इसके कंपोनेंट हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल, संचार चैनल भौतिक माध्यम होता है। तो ये फिजिकल मीडियम होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ता है। संचार के प्रकार के आधार पर चैनल तार युक्त अथवा तार रहित वायरलेस हो सकता है। तो वायर के साथ या वायरलेस दोनों हो सकता है चैनल। ट्रांसमीटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मुख्य कार्य संदेश सिग्नल को इस प्रकार परिभाषित करना है कि चैनल के माध्यम से उसे आसानी से संप्रेषित किया जा सके। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? यानी जो इंफॉर्मेशन है, संदेश सिग्नल्स हैं, उनको इस प्रकार परिवर्तित करना, इस प्रकार चेंज करना कि चैनल के माध्यम से उसे आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके। सूचना के स्रोतों से प्राप्त संदेशों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो सूचना के स्रोतों से प्राप्त संदेशों को ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः ध्वनि को ट्रांसड्यूसर की सहायता से पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बदला जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहले ट्रांसड्यूसर के माध्यम से ध्वनि को बदला जाता है। उसके बाद ट्रांसमीटर द्वारा इसको संप्रेषित यानी कम्युनिकेट किया जाता है। इसे ट्रांसमिट किया जाता है किसके द्वारा? ट्रांसमीटर के द्वारा। रिसीवर, तो रिसीवर भेजे गए सिग्नलों में से शोर को अलग करता है तथा संकेत को डिकोड करके इच्छित संदेश उपलब्ध कराता है। संचार के प्रकार, तो संचार के 2 प्रकार हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और प्रसारण। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या संचार क्या है? तो यह क्रिया एक ट्रांसमीटर एवं रिसीवर के माध्यम से संपन्न होती है, जैसे मोबाइल संचार।
तो पॉइंट टू पॉइंट एक ट्रांसमीटर होगा और रिसीवर होगा, उसके माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल संचार, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। प्रसारण, तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग आती है। तो इस प्रकार का संचार एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवरों के माध्यम से संपन्न होता है। तो एक ट्रांसमीटर होगा, यानी एक जगह से चीजें जाएंगी, और रिसीवर बहुत सारे होंगे। कम्युनिकेशन मतलब इसमें ब्रॉडकास्टिंग टाइप का होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगी। संचार की विधियां कौन कौन सी हैं? सिंपलेक्स विधि, सिंपलेक्स मेथड, है ना, सेमी डुप्लेक्स विधि यानी अर्ध डुप्लेक्स विधि, और फुल डुप्लेक्स विधि यानी पूर्ण डुप्लेक्स विधि। तो सिंपलेक्स मेथड क्या होता है? इसमें डाटा एवं सूचनाओं को केवल एक ही दिशा में अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर संचालित किया जाता है, मतलब एक दिशा में, है ना। इसमें सूचना एवं डाटा का प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो या टीवी का प्रसारण, तो अगर आप टीवी के सामने हैं तो आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं है नहीं प्राप्त करेंगे, तो सुनिश्चित नहीं होता है कि आप डाटा प्राप्त ही करेंगे। फिर अर्ध डुप्लेक्स विधि यानी हाफ डुप्लेक्स मेथड, तो इसमें सूचनाओं को दोनों दिशाओं में संचारित किया जा सकता है, अर्थात प्रेषक से प्राप्तकर्ता यानी ट्रांसमीटर से रिसीवर, और रिसीवर से ट्रांसमीटर, दोनों को ये सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इससे एक बार में एक ही दिशा में सूचना संचारित की जा सकती है। तो एक बार में एक ही दिशा में सूचना संचारित की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वॉकी टॉकी। पूर्ण डुप्लेक्स विधि, फुल डुप्लेक्स मेथड, ये क्या है? इसमें सूचना तथा डाटा को एक साथ दोनों दिशाओं में संप्रेषित किया जा सकता है। तो इसमें एक साथ बोथ मतलब दोनों दिशाओं में इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। तो भेजा भी जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है एक साथ। इसमें सूचना तत्काल प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन पर वार्तालाप, तो आप डाटा कोई देते हैं सामने वाले से को और वो आपको रिप्लाई करता है, तो तुरंत हो जाता है। तो ये फुल डुप्लेक्स मेथड। सिग्नल, तो विद्युतीय रूप से बदली गई सूचना जो प्रेषण के लिए उपयुक्त हो, सिग्नल कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के क्षेत्र में सिग्नलों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से सिग्नल? तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? तो एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या धारा के सतत परिवर्तन होते हैं। एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या धारा के सतत परिवर्तन होते हैं। एक निश्चित समय पर एक निश्चित मान होता है इनका। माइक्रोफोन इस सिग्नल का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो माइक्रोफोन इस सिग्नल का सर्वोत्तम उदाहरण है। डिजिटल सिग्नल, तो ये सिग्नल चरणबद्ध या अलग अलग मान प्राप्त करते हैं, बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। इनमें सिग्नल के दो स्तर होते हैं। जीरो निम्न वोल्टेज धारा द्वारा प्रदर्शित करता है, जीरो निम्न वोल्टेज धारा को प्रदर्शित करता है, और एक उच्च वोल्टेज धारा को प्रदर्शित करता है। तो जीरो लो वोल्टेज करंट को डिस्प्ले करता है और एक हाई वोल्टेज करंट को डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, एलसीडी या एलईडी स्क्रीन इसी सिग्नल पर आधारित है। डिजिटल सिग्नल पर डिजिटल संचार में बाइनरी कोडिंग के अतिरिक्त अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ASCII सार्वजनिक रूप से प्रचलित डिजिटल कोड है, जो संख्याओं, अक्षरों तथा सुनिश्चित लक्षणों को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सिग्नलों का उपयोग, तो वस्तुओं की गणना, समय मापन, ताप मापन, रासायनिक अन्वेषण और रेडियो सक्रिय पदार्थों आदि की खोज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल या सदस्य दोनों ही सिग्नलों का संचारण सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालकों से बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा संभव हो पाता है। तो डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सिग्नलों का संचारण यानी ट्रांसमिशन सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा ही संभव हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के सिग्नलों या संकेतकों को डिजिटल या एनालॉग सादृश्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
बैंडविड्थ क्या होती है? कोई उपकरण जिस आवृत्ति परास पर कार्य करता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। तो कोई भी उपकरण जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में कार्य करता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। मैसेज सिग्नल किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसमें से प्रत्येक सिग्नल का आवृत्ति परास यानी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होगी। तो टीवी ये चैनल 7 से 68, 175 से 860 मेगाहर्ट्ज पर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। एफएम का तो इसकी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी। एएम की 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। शॉर्ट वेव की 3 से 30 मेगाहर्ट्ज शॉर्ट वेव। सेल फोन की 800 से 900 से 1800 1900 मेगाहर्ट्ज के बीच। तो 800 900 से लेकर 1800 1900 के बीच मेगाहर्ट्ज के बीच इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। उपग्रह फोन सेवा तो जो सैटेलाइट फोन से सर्विस होती है उसमें 1 से 2 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर एल बैंड होता है। वाईफाई तो इसकी 2.4 गीगा से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। जीपीएस तो जीपीएस की 1575.42 मेगाहर्ट्ज L1 तथा 1227.6 मेगाहर्ट्ज L2 के बीच इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वही तरंगे जिन्हें संचलित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो मीडियम की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए। उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी संचरित हो जाती हैं, तो ये वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। चूंकि इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अतः इन तरंगों का उपयोग अंतरिक्ष में संचार के लिए किया जाता है। ये तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं तथा फोटॉन से मिलकर बनती हैं। तो ये जो प्रकाश के वेग से गति करती हैं और फोटॉन से मिलकर बनती हैं। और इन तरंगों की खोज मैक्सवेल ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक उत्पादन हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज के पश्चात भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने हर्ट्ज की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक प्राप्त की। विद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की घटनाएं होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसी घटनाएं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण को रोकने के लिए एंटीना लगाया जाता है जो तरंगों की आवृत्ति को नियंत्रित करता है। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंग तो माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। उपकरण तो इसमें दोस्तों रिपीटिशन था ये पेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ये 0.3 से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज। और एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी ये 30 से 300 के बीच होता है। आवृत्ति आधारित अनुप्रयोग तो 300 से जो आवृत्ति बैंड होगा, फ्रिक्वेंसी बैंड होगा, उसमें 300 से 300
मतलब 30 से 300 हर्ट्ज के बीच में। तो पद पोस्ट क्या है, एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी है। तरंग दैर्घ्य तो इसमें है 1 लाख से 10,000 किलोमीटर। तो इसका अनुप्रयोग पनडुब्बियों में संचार हेतु किया जाता है। 3 से 30 किलो हर्ट्ज तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी, 10 से 100 किलोमीटर तरंग दैर्घ्य होती है इसकी। तो तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। लंबी दूरी के P2P संचार, नेविगेशन एवं सोनार में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है, मतलब इस आवृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है। 30 से 300 किलो हर्ट्ज ये भी लो फ्रिक्वेंसी है, 10 से 1 किलोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है, और पनडुब्बी में P2P संचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। 300 से 3000 किलो हर्ट्ज मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है। इसमें जो इसकी वेवलेंथ होती है 1000 से 100 मीटर नाविकों के संचार हेतु। 3 से 30 मेगाहर्ट्ज ये हाई फ्रिक्वेंसी है। इसकी जो वेवलेंथ होती है 10 से 100 मीटर होती है। दूर संचार, टेलीग्राफ, कम दूरी के अंतर्राष्ट्रीय संचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है ये, 10 से 1 मीटर इसकी वेवलेंथ होती है। दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है, 1 मीटर से 3 डेसीमीटर तक इसकी वेवलेंथ हो सकती है, और दूरदर्शन, उपग्रह संचार एवं रडार में इसका उपयोग होता है। तो 3 से 30 गीगाहर्ट्ज सुपर हाई फ्रिक्वेंसी ये 10 से इसकी वेवलेंथ 10 से 1 सेंटीमीटर के बीच होती है। रडार, माइक्रोवेव और अंतरिक्ष संचार एवं उपग्रह संचार में इसका उपयोग किया जाता है। 30 से 300 गीगाहर्ट्ज एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, 2.73 से 1 मिलीमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। इसका उपयोग रडार, माइक्रोवेव और अंतरिक्ष संचार तथा उपग्रह संचार में इसका भी उपयोग किया जाता है। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो रिसीवर तक भेजे जाने वाले मूल संदेश सिग्नल की आवृत्ति कम होने के कारण ट्रांसमीटर द्वारा अधिक आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, इसे ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो रिसीवर द्वारा भेजे जाने वाले मूल संदेश सिग्नल की आवृत्ति कम होने के कारण, तो जो रिसीवर संदेश भेज रहा है उसकी आवृत्ति कम है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाएगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर अधिक आवृत्ति की तरंग पर ट्रांसमीटर का उपयोग कर जो कम आवृत्ति की मतलब संदेश सिग्नल है उनको अधिक आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित किया जाएगा, इसे ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के हो सकते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसे AM कहते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसे FM कहते हैं। और कला मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, इसे FM कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, आयाम मॉड्यूलेशन, तो इसमें वाहक तरंगों के आयाम को सूचना तरंगों के आयाम के आधार पर बदला जा सकता है। इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों के प्रसारण जैसे रेडियो आदि में किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, तो इसमें वाहक तरंगों की आवृत्ति को सूचना तरंगों के आयाम के आधार पर बदला जाता है। ये विद्युत उपकरणों द्वारा पैदा तरंगे हैं जो मुख्यतः आयामी तरंगे होती हैं। प्रसारण की गुणवत्ता अच्छी तथा बैंडविड्थ अधिक होती है। कला मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, तो FM इसे कहते हैं। इसमें वाहक तरंगों की कला को सूचना तरंगों के आयाम के आधार पर बदला जाता है। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है दोस्तों, तो वाहक तरंग से मूल संदेश को अलग करने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द कैरियर वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो ओरिजिनल मैसेज को कैरियर वेव से सेपरेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अब हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है दोस्तों, यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर बनता है। क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तकनीक की अवधारणा वर्ष 1854 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन
डिंडॉल ने दी थी। 3 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज, तो 300 गीगाहर्ट्ज, तो 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्तियां रेडियो स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग 1 से 100 टेराहर्ट्ज तक, है ना, को आवृत्तियों की तरंगों के संचार में प्रयुक्त होती है। इसमें संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सूचनाओं का संप्रेषण प्रकाश पुंजों के रूप में होता है। तो इसमें जो सूचनाओं का ट्रांसमिशन होता है वो प्रकाश पुंजों यानी लाइट बीम के रूप में होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका कोई लॉस नहीं होता है। इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सृजन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है इसमें। इस तकनीक में एनालॉग या डिजिटल सूचना को प्रकाश उत्सर्जक डायोड द्वारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड द्वारा प्रकाश संकेतकों में बदला जाता है, यानी लाइट सिग्नल में बदला जाता है। ट्रैफिक लाइट में, ऑटोमोबाइल टोल बूथ में, कैंसर एवं फेफड़ों के इलाज में भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। भारत में ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन पुणे के शिवाजी नगर से कंटोनमेंट के बीच बिछाई गई। भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश में है। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल युक्त शहर गुरुग्राम है। डार्क फाइबर क्या होता है? तो यह एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसे बिछाया जा चुका है, परंतु वर्तमान में इस फाइबर ऑप्टिकल का संचार में उपयोग नहीं है। इसे बिछाया जा चुका है लेकिन करेंटली इसका उपयोग नहीं है। इसे डार्क फाइबर कहते हैं। इसे अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होने पर लागत पुनरावृत्ति से बचने के लिए कंपनियां इस ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती हैं। तो एक अलग से फाइबर बिछा दिया जाता है कि अगर बैंडविड्थ बढ़ानी हो तो फिर से केबल मतलब ना बिछानी पड़े, फाइबर लाइन ना बिछानी पड़े, जो दूसरी बिछी है उसी के माध्यम से काम कर लिया जाए। तो इसलिए डीप फेक तकनीक क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के विस्तार के साथ साथ कई ऐप के माध्यम से मानव की निजता का उल्लंघन हो रहा है। तो जो ह्यूमन प्राइवेसी है उसको ब्रीच किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत डीप फेक, डीप लर्निंग और फेक का सम्मिश्रण है। तो डीप फेक क्या है? डीप फेक डीप लर्निंग और फेक का सम्मिश्रण है। इसके तहत डीप लर्निंग नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक मौजूदा मीडिया फाइल, फोटो, वीडियो या ऑडियो की नकली प्रतिकृति तैयार की जाती है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए किसी भी शब्द, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया जाता है। इसमें असली और नकली का भेद मुश्किल होता है। इसे डीप फेक तकनीक कहते हैं। भारत में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने डार्क फाइबर हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से संपर्क किया है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने डार्क फाइबर बिछाई है, इसलिए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन ने उनसे संपर्क किया। संचार हेतु प्रयुक्त तरंगे कौन कौन सी? संचार हेतु मुख्यतः रेडियो तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनका संचारण 3 प्रकार से होता है। तो भूतरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, आकाश तरंग संचरण माने स्काई वेव प्रोपोगेशन, और अंतरिक्ष तरंग संचरण माने कि स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो भूतरंग संचरण क्या होता है? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो इसका प्रयोग कम आवृत्ति के सिग्नलों को ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है। इसमें सिग्नल तरंग ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक सीधी रेखा में गमन नहीं करती। यह पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करती है। जो पृथ्वी का कर्व होता है ये उसका अनुसरण करती है।
पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के अवशोषण से ये तरंगे क्षीण हो जाती हैं। इस तरंग का उपयोग कम दूरी के संचार हेतु किया जाता है। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का उपयोग कम दूरी के संचार हेतु किया जा सकता है। स्काई वेव प्रोपोगेशन, तो इस संचरण का प्रयोग 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के संचार में किया जाता है। इन तरंगों का संचरण समुद्र तल से लगभग 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। यह संचरण प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित होता है। अंतरिक्ष तरंग संचरण, तो ये स्पेस वेव प्रोपोगेशन है। 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों का संचरण इस माध्यम से होता है। दृष्टरेखीय रेडियो तरंग तथा उपग्रह संचार में इस संरचना का प्रयोग होता है। संचार हेतु प्रयुक्त यंत्र, तो महत्वपूर्ण जो यंत्र हैं जो संचार हेतु प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, तो प्रथम माइक्रो रिसीवर पर आधारित टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो सर्वप्रथम माइक्रो रिसीवर पर आधारित टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इसके साथ ही भारत में टेलीग्राफ के आविष्कार के पश्चात टेलीफोन सुविधा की शुरुआत 1881 में कोलकाता से शुरू हुई। तत्पश्चात अत्याधुनिक संचार क्रांति मोबाइल के माध्यम से प्रसारित हुई। भारत में सूचना एवं संचार, तो भारत में सूचना एवं संचार का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1207 ईस्वी में मैसेंजर पोस्ट सिस्टम से हुआ। तत्पश्चात वायसराय लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1 अक्टूबर 1854 को 701 डाकघरों का नेटवर्क को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। परंतु वायसराय लॉर्ड क्लाइव द्वारा पहली विधिवत डाक सेवा 1776 में प्रारंभ की गई। डाक सेवा का विकास क्रम, तो 1974 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में प्रधान डाकघर की स्थापना की जाती है। 1854 में रेल डाक सेवा प्रारंभ होती है। 1817 में बीबीपी और पार्सल सेवा प्रारंभ होती है। 1979 में पोस्ट कार्ड प्रारंभ होता है। 1879 में 1880 में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ होती है। 1911 में प्रथम एयर मेल इलाहाबाद से नैनी प्रारंभ हुआ एयर मेल। 1835 में इंडियन पोस्ट ऑर्डर प्रारंभ। 1972 में पिन कोड प्रारंभ। 1985 में पोस्ट एवं टेलीकॉम विभाग पृथक हुए। तो 1985 में पोस्ट और टेलीकॉम विभाग पृथक हुए। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ होती है। कब से? 1986 में। 2005 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा यानी NEFT प्रारंभ होती है। NEFT 2005 में। 2009 में विदेशी मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई। 2012 में मोबाइल मनी ट्रांसफर सेवा प्रारंभ होती है 2012 में। 2013 में प्रथम महिला डाकघर प्रारंभ होता है। 2016 में तार सेवा बंद कर दी गई है 2016 से। 2014 में टेलीग्राफ सेवा डाकघर द्वारा बंद। टेलीग्राफ सेवा बंद हो चुकी है। भारतीय डाक विभाग यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 1976 में तथा एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का 1964 में सदस्य बना। तो भारतीय डाक विभाग यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 1976 में और एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का 1964 में सदस्य बना। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में अत्याधुनिक डाक सेवा प्रारंभ की है। इसे ई पोस्ट नाम दिया गया है। ई पोस्ट भी भारतीय डाक विभाग द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। भारत में दूरसंचार का विकास और संस्थाएं, तो भारत में टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट और उसके महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट कौन कौन से देख लेते हैं। तो भारत में दूरसंचार का विकास 1851 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ सेवा के रूप में हुआ।
1851 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ सेवा के रूप में हुआ। प्रथम टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 में कोलकाता में ही हुई थी। इसके बाद 700 लाइनों की क्षमता वाला पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज 1913-14 में शिमला में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौमिक सेवा बाह्यता नीति यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना 2002 में की गई। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा नवीन नीतियां एवं संस्थाओं को बनाकर उल्लेखनीय प्रयास किया गया जो निम्नलिखित है। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है? 1997, फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष ये 28 सितंबर 2020 को नियुक्त डॉक्टर पीडी वघेला है। कार्य क्या है? दूरसंचार विवाद एवं अपीलों को सुनना, तो जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स और अपील होती है उनको सुनना। केबल एवं दूर सेवाओं पर नियंत्रण रखना। कनेक्शन, उपभोक्ता शुल्क और गुणवत्ता के बारे में निगरानी रखना। 9 जनवरी 2004 को प्रसारण एवं केबल सुविधाएं दूरसंचार नियामक संस्थान को सौंपी गई। दूरसंचार अधिनियम 2000 के द्वारा भारतीय दूरसंचार संस्था का नाम बदलकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण किया गया। तो ट्राई का जो नामकरण हुआ है 2000 में हुआ, दूरसंचार अधिनियम 2000 के द्वारा। विदेशी संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL, BSNL नहीं है दोस्तों, भी है, भी फॉर बैंक। स्थापना 1 अप्रैल 1986 को। मुख्य कार्यालय मुंबई, अन्य कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, जालंधर, जयपुर आदि है। कार्य क्या है? तो उपग्रह एवं भू केंद्रों के अलावा 3 अंतर समुद्री केबलों के प्रचालन का कार्य है इसका। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, तो इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 1986 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? तो टेलीमैट्रिक्स सर्विस प्रदान करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉयस मेल, रेडियो, पैकेजिंग, डाटा संचार। वर्ष 2001 में GSM उपभोक्ता को डॉल्फिन नामक तथा CDM उपभोक्ताओं को गरुड़ नामक मोबिलिटी सेवा उपलब्ध कराई गई। यह नेपाल और मॉरिशस में सेवा देने वाली पहली दूरसंचार कंपनी है। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, तो लिस्टेड है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। भारत संचार निगम लिमिटेड ये BSNL, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2001 को होती है। 1 अक्टूबर 2001 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या है? मार्च 2005 में अपनी ब्रॉडबैंड सेवा प्रारंभ की। संपूर्ण भारत में सेवाएं उपलब्ध कराती है, दिल्ली व मुंबई को छोड़कर। दिल्ली मुंबई में नहीं कराती। ग्रामीण संचार सेवा के अंतर्गत ग्रामीण तबके तक टेलीफोन की पहुंच सुनिश्चित की है। वर्तमान में यह IP आधारित TA एक्सिस WiMAX वाईफाई युक्त सेवा प्रदाता कंपनी है। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, तो BTIL या ITIL, ये 1948 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके प्लांट नैनी, इलाहाबाद, रायबरेली, मनकापुर, पलक्कड़ केरल, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट, ये इसकी स्थापना 1978 में होती है। यह भारत का लघु रत्न दर्जा प्राप्त उपक्रम है जो एशिया और अफ्रीका में 57 देशों में कार्यरत है। भारत द्वारा किए गए नीतिगत प्रयास, तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1885 को बनाया गया, जिसमें कालक्रम के अनुसार संशोधन होते रहे हैं। टेलीफोन संदेशों की निगरानी से संबंधित नियम 419 एवं 419A का उल्लेख इसी अधिनियम में है।
दूरसंचार नीति 1999 में आती है। आर्थिक एलपीजी पर आधारित, लंबी दूरी संचार के लिए बाजार खोलना, अंतर्राष्ट्रीय संचार ट्रैफिक में बीएसएनएल का अधिकार समाप्त करना, स्थानीय लूप के रूप में वायरलेस का संकल्प, मोबाइल सेट बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी नोकिया को प्लांट लगाने हेतु पेरम्बदूर में भूमि आवंटन, पीसीओ को ऐसी पब्लिक टेली इन्फो में बदलना जिसमें बहुमाध्यम क्षमता हो, जैसे आईएसडीएन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो ई कॉमर्स तथा ई प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है, जिसमें संचार के परंपरागत साधनों एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के समेकित विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तथा अंकीय हस्ताक्षरों के उपयोग तथा सरकार और जनता के बीच इन माध्यमों का प्रयोग करने वाली एजेंसी को विधिक मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सभी प्रकार के व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों को विधिक मान्यता, बैंकर्स खाता साक्ष्य अधिनियम 1891 में संशोधन कर बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे खाते को विधिक मान्यता दी गई, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का मानकीकरण, तो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, साइबर अपराधों की विस्तृत व्याख्या की गई, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचनाओं के प्रसारण को भी अविधि मान्य कहा गया, प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कंप्यूटर नेटवर्क पर संचालित किसी भी सूचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। आईटी एक्ट 2000, तो इस एक्ट का प्रावधान महिलाओं की अमर्यादित दृश्य प्रस्तुति या शाब्दिक अभद्रता को रोकने हेतु किया गया था। इस एक्ट में धारा 66E के अंतर्गत किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके अंगों का प्रदर्शन निजता का उल्लंघन माना जाएगा। धारा 67 के अनुसार धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित विषयों की वैध एवं अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण अवैध माना जाएगा। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012, 31 मई 2012 को मंजूरी दी गई। मोबाइल पोर्टेबिलिटी तथा रोमिंग शुल्क समाप्त करने का प्रावधान था इसमें। इस नीति के तहत इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड 2 Mbps करने का प्रावधान किया गया। स्पेक्ट्रम आवंटन और सर्किल लाइसेंस प्रक्रिया को पृथक कर दिया गया। ग्रामीण टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या को 2017 तक 70% तथा 2020 तक 100% करने का प्रावधान किया गया है। इंडिया सेटकॉम 2017 में आता है। तो इस सम्मेलन में भारत को डिजिटल और सशक्त बनाने की पहल की गई। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा दूर दराज के कठिन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने, सैटेलाइट मोबिलिटी, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के साथ 5G समेत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 तैयार करने के लिए हितधारकों के विचार के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार विभाग के अनुसार राष्ट्रीय सूचना नीति 2018 के प्रमुख विषयों में दूरसंचार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले लाइसेंसिंग और विनियामक फ्रेमवर्क, सभी के लिए कनेक्टिविटी, सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार करने में आसानी और नई प्रौद्योगिकियों पर, न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर, जैसे 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शामिल होंगे। इस नीति में दूरसंचार क्षेत्र में $100 अरब के निवेश को आकर्षित करने के लिए 20 Mbps की वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए, औसत गति प्राप्त करने के लिए, नेटवर्क प्रणाली और सेवाओं के संदर्भ में अच्छी रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में भारत को शामिल करने को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में आती है। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने नई सूचना नीति जारी की। इस नीति को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018
नाम दिया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में फिलहाल 2012 में बनाई गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति चलन में है। इससे पहले 1994 और 1999 में दूरसंचार नीतियां बनाई गई थी। उद्देश्य क्या है कि 2020 तक सभी नागरिकों को 500 MBPS की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1 Gbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड से जोड़ना। इस कनेक्टिविटी को 2022 तक 10 Gbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड में बदलना। नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के लिए दूरसंचार क्षेत्र में 2022 तक $100 अरब का निवेश आकर्षित करना। इस नीति में भारत नेट, नगर नेट, ग्राम नेट और जन वाईफाई की चर्चा भी की गई है कि किस प्रकार देश भर में इंटरनेट का प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा इस नीति में नेशनल फाइबर अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव के साथ वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर की भी चर्चा की गई है। इस नीति में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की स्थापना की बात कही गई है, जो USOF मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और सार्वजनिक निजी भागीदारी के वित्त पोषण माध्यम से ब्रॉडबैंड की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही नई नीति के तहत भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मजबूत करने का भी उल्लेख किया गया है। 50% घरों तक लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना और लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवाएं प्रारंभ करना इसका उद्देश्य है। निवेश, नवाचार और उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले विनियामक बाधाओं और नियामकीय बोझ को कम करना। देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में डिजिटल संचार के क्षेत्र में योगदान को 8% तक बढ़ाना, जो 2017 में 6% से कम था। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन तो यह अभियान राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का हिस्सा है। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2024 तक टावर घनत्व प्रति 1000 की आबादी पर पहुंचाना। अब ब्रॉडबैंड देखते हैं। तो ब्रॉडबैंड का अर्थ होता है वाइडली यूज्ड बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो कि एक उच्च आवृत्ति का इस्तेमाल करके मल्टीपल चैनल पर डाटा ट्रांसफर करता है। भारत में पूर्ण ग्रामीण ब्रॉडबैंड कवरेज वाला प्रथम जिला केरल राज्य का इडुक्की है। चलिए दोस्तों, ब्रॉडबैंड के प्रकार देख लेते हैं। तो ब्रॉडबैंड के प्रकार: डिजिटल सब्सक्राइबर, केबल मॉडेम, फाइबर ऑप्टिकल, वायरलेस, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है दोस्तों? यह एक वायरलेस लाइन ट्रांसमिशन तकनीकी है जो पारंपरिक कॉपर टेलीफोन लाइन के ऊपर डाटा ट्रांसफर करती है। इसका उपयोग घरों में होता है। DSL के 2 प्रकार होते हैं, एक असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। केबल मॉडेम क्या होता है? तो यह लोकल टीवी सेवा प्रदाता द्वारा ब्रॉडबैंड केबल कनेक्शन को प्रदान किया जाता है। इसमें इंटरनेट स्पीड कम हो रहती है। फाइबर ऑप्टिकल्स, तो यह एक नई ब्रॉडबैंड सर्विस है जो बिल्कुल तेज इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है। वायरलेस, तो घरों में या बिजनेस को इंटरनेट के साथ एक रेडियो लिंक की मदद से वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट करता है। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, तो यह ब्रॉडबैंड सेवा लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्य करती है। DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस क्या है? तो डायरेक्ट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट या डायरेक्ट टू होम सेवा का अर्थ घर पहुंच सेवा है। DTH नेटवर्क प्रसारण केंद्र, उपकरण, संचार, एनकोडर, मॉड्यूलेटर
और उपभोक्ताओं से मिलकर बनता है। इसके लिए सेटअप बॉक्स और डिश एंटीना की आवश्यकता होती है। यह केबल का ही उच्च गुणवत्ता युक्त प्रकार है जो कंवेंशनल एक्सेस सिस्टम और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन के लिए प्रयुक्त है। तो मोबाइल फ़ोन, दोस्तों मोबाइल फ़ोन की तकनीकी कौन कौन सी हैं? GSM, इसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कहते हैं। GPRS, तो इसको जनरल पैकेट रेडियो सर्विस कहते हैं। एज, तो इसको इनहेंस डाटा रेट्स फॉर GCM इवोल्यूशन कहते हैं। LTE, तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। और बोल्ट, तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो मोबाइल तार रहित संचार तकनीक का सर्वोत्तम उदाहरण है ना। तो मोबाइल तार रहित संचार तकनीक का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसका आविष्कार 1973 में अमेरिकी नौसेना के अधिकारी मार्टन कूपर ने किया था, जो बाद में मोटोरोला कंपनी के कर्मचारी बने। मोबाइल का पहली बार ट्रायल 1977 में शिकागो में किया गया। 1983 में मोटोरोला कंपनी ने मोबाइल फ़ोन का परिचय विश्व से कराया, जिसका नाम मोटोरोला डायनाटेक था। मोबाइल का विकास क्रम, तो 1996 में सर्वप्रथम मोबाइल में पहला गेम टेट्रिस का परिचय कराया गया। इसी समय सोनी एरिक्सन कंपनी ने ब्लूटूथ की खोज की। 1996 में पहला डिस्प्ले स्क्रीन फ़ोन आया। 1997 में पहला कैमरा फ़ोन फ्लिपकॉन ने बनाया। 2002 में पहला 3G फ़ोन लॉन्च हुआ, साथ ही पहला टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च हुआ। मोबाइल फ़ोन की तकनीकें, तो GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, तो एनालॉग सेलुलर नेटवर्क को प्रतिस्थापित करने के लिए इसका आविष्कार किया गया। यह एक फुल डुप्लेक्स वॉइस टेलीफोन के लिए विकसित किया गया डिजिटल सर्किट स्विच नेटवर्क है। GPRS, तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, यह GSM का विकसित स्वरूप है जिसके माध्यम से डाटा ट्रांसपोर्ट सुविधा को प्रारंभ किया गया है। एज, तो एज है इनहेंस डाटा रेट्स फॉर GCM इवोल्यूशन, तो GCM का उत्कृष्ट स्वरूप एज है जिसे वर्तमान में eGPRS कहा जाता है। LTE, तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यह चौथी पीढ़ी की वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी है। इसका प्रारंभ 2009 में स्टॉकहोम में हुआ। इसमें 1.4 मेगाहर्ट्ज से 20 बैंडविड्थ की आवृत्ति तक डाटा ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिग्नलों का प्रसारण रेडियो तरंगों द्वारा किया जाता है। बोल्ट, तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यह एक अत्याधुनिक 4G तकनीक पर आधारित नेटवर्क को सपोर्ट करती है। इसमें कॉल आने की स्थिति में भी फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड में कोई कमी नहीं आती। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। IMEI मोबाइल नंबर, तो IMEI का अर्थ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, जो किसी मोबाइल सेट की 15 अंकों वाली विशेष पहचान संख्या होती है। मोबाइल की पीढ़ियाँ, तो फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो यह वर्ष 1970 में दुनिया का पहला वायरलेस मोबाइल लॉन्च हुआ। यहीं से फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसकी बैंडविड्थ 2 kbps और फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़ थी, जो कि इंटरनेट के लिए बहुत कम थी। इसलिए सेल फोन में हम सिर्फ फ़ोन कॉल की ही सुविधा प्राप्त कर सकते थे। 2G सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो यह ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पर आधारित दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन की मोबाइल तकनीक है। यह डिजिटल तकनीक है तथा इसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज, MMS डाटा सेवा की भी ग्राहकों को प्राप्त होती थी। इससे पहले फर्स्ट जनरेशन
तकनीक एनालॉग थी, जिससे केवल ध्वनि संचार की सुविधा प्राप्त होती थी। जीपीआरएस, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस तथा एज इनहैंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन तकनीकों के आने से 2G की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इन्हें क्रमशः 2.5G तथा 2.75G कहा जाता है। 2.75G द्वारा अधिकतम 500 kbps गति प्राप्त की जा सकती है। 3G तो थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो यह WCDMA यानी वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस रेडियो एक्सेस तकनीक का उपयोग कर ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करती है। न्यूनतम 2 Mbps की गति 3G तकनीक के अंतर्गत शामिल की जाती है। आगे चलकर WCDMA के स्थान पर HSPA यानी हाई स्पीड पैकेज एक्सेस तकनीकों के माध्यम से गति को 21.6 Mbps तक किया गया। विश्व में व्यावसायिक रूप से 3G तकनीक प्रस्तुत करने वाला देश जापान है, जहां इसे फ्रीडम ऑफ मोबाइल मल्टीमीडिया एक्सेस नाम दिया गया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, तो इसकी स्थापना कब होती है? 17 मई 1865 को। अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के नाम से इसको जाना गया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और समय समय पर डाटा ट्रांसफर की गति, गुणवत्ता आदि संबंधी मानक बनाता रहता है। 4G यानी फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, ITU ने IMT एडवांस में 4G सिस्टम संबंधी रिक्वायरमेंट निर्धारित की है। तो वर्तमान में LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE तथा WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस WiMAX स्टैंडर्ड 4G संबंधी रिक्वायरमेंट के सबसे करीब है। गतिशील स्थिति में डाटा ट्रांसफर रेट 100 Mbps तथा स्थिर अवस्था में 1 Gbps इस स्टैंडर्ड की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, लेकिन भारत में सब नहीं मिलता है दोस्तों। WiMAX वर्ल्ड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यह लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा का संचरण संभव बनाता है। यह ब्रॉडबैंड में इंटरनेट तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है। इसका आविष्कार WiMAX फोरम द्वारा 2001 में किया गया था। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो 5G दरअसल 4G नेटवर्क के बाद की अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है। इसकी गति लगभग 1 Gbps से भी अधिक होगी, जो कि सामान्य वायरलेस मोबाइल फोनों से तकरीबन 10 गुना अधिक है। इस तकनीक के अंतर्गत विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों, जिसमें मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट मीमो, जो तकरीबन 952 Mbps की तीव्रता के साथ डाउनलोडिंग क्षमता प्रदान करेगा। छोटे सेलों जो लो पावर ट्रांसमिटिंग बेस स्टेशन होते हैं, वह इसमें नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलीमीटर तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है तथा TDD तकनीक, टाइम डिवीजन डुप्लेक्स TDD आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार देश के दूरसंचार क्षेत्र में 2022 तक 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा भारत में 5G तकनीक के संचालन के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार योजना नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी की भी शुरुआत की गई है। विश्व में सर्वप्रथम 5G सेवा लॉन्च करने वाला देश दक्षिण कोरिया है। भारत में 5G परियोजना हेतु AJ पॉलराज समिति गठित की गई थी, जिसने हाल ही में मेक इन इंडिया 5G रेडी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हाल ही में भारत में 5G का ट्रायल हैदराबाद में एयरटेल द्वारा किया गया। 5G मोबाइल नेटवर्क तकनीक, तो इसमें फुल डुप्लेक्स एक अच्छी तकनीक है, जिसकी मदद से उपयोगकर्ता किसी भी डाटा को
ट्रांसमिट या रिसीव कर पाएंगे। इसके जरिए दोनों तरफ समान ट्रैफिक भेजा जा सकता है। तो इसके जरिए दोनों तरफ समान ट्रैफिक भेजा जा सकता है। मिलीमीटर वेव में डाटा को रिसीव करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और यह 1 GB प्रति सेकंड स्पीड पर काम कर सकता है। वर्तमान समय में इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका देश की टेलीकॉम कंपनियां कर रही हैं, मिलीमीटर वेव तकनीक का। बीम फार्मिंग तकनीक के जरिए फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज को हैंडल किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए डाटा को सही दिशा में ट्रांसफर किया जाता है। यदि डाटा ट्रांसफर होते समय कोई सिग्नल लॉस होता है तो यह दूसरे हाई स्पीड रेंज सिग्नल में स्विच हो जाता है। मैक्सिमम मेमो तकनीक को टेक्नोलॉजी की दुनिया में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का नाम दिया गया है। इस तकनीक की मदद से ट्रैफिक को मैसेज करके बड़े सेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके रेगुलेटर सेंटर में 4G नेट होता है और उसे 12 एंटीनों के साथ जोड़ा जाता है। इसकी मदद में एशिया के सेलुलर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसकी मदद से एरिया के सेलुलर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकता है। स्पीड सेल्स, तो 5G मोबाइल नेटवर्क में स्पीड सेल एक महत्वपूर्ण तकनीक है, क्योंकि जब हम मिलीमीटर वेव तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो यह तकनीक नेटवर्क में आ रही दिक्कतों को खत्म नहीं कर पाती। इसलिए स्पीड सेल से इसकी भरपाई होती है। मेन पावर सेल से सिग्नल मिल सके, इसके लिए पूरे जगह में मिनी टावर सेल का इस्तेमाल किया जाता है और मिनी टावर सेल को पुराने टावर सेल से दूरी पर रखा जाता है ताकि बिना किसी समस्या के उपयोगकर्ता नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके। 6G, तो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो 6ठी पीढ़ी की पोस्ट 5G तकनीकी है जिस पर जापान में काफ़ी समय पहले से कार्य किया जा रहा है तथा हाल ही में भारत में 6G इंटरनेट तकनीक के विकास हेतु सरकार ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स C.DOT को दिशा निर्देश दिए हैं। जापान द्वारा 2030 तक पोस्ट 5G यानी 6G लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। विशेषताएं क्या हैं? तो 6G तकनीक में 5G तकनीक की अपेक्षा काफ़ी अधिक आवृत्ति का प्रयोग किया जाएगा। 6G तकनीक के अंतर्गत लेटेंसी को 1 माइक्रोसेकंड तक रखने की कोशिश की जाएगी। लेटेंसी से तात्पर्य एक नेटवर्क में डेटा को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में लगने वाला समय होता है और 6G तकनीक में हाई लेटेंसी का उपयोग किया जाएगा। 6G के समय के तहत डेटा रेट में भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए 1 TB तक रखने के प्रयास हो रहे हैं। मोबाइल की पीढ़ियों में प्रयुक्त संचार बैंडविड्थ तथा आवृत्ति, सेलुलर पीढ़ियां बैंडविड्थ, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट जनरेशन में बैंडविड्थ कितनी थी? 2 kbps और इसकी आवृत्ति क्या थी? 30 किलोहर्ट्ज। सेकंड जनरेशन में 14.64 kbps इसकी बैंडविड्थ थी और इसकी आवृत्ति क्या थी? फ्रीक्वेंसी 1.8 गीगाहर्ट्ज। 3G में 2 Mbps बैंडविड्थ हो गई और 1.6 से 2.2 गीगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। 5G में 2000 Mbps से 1 Gbps बैंडविड्थ होगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 2 से 8 GH मतलब गीगाहर्ट्ज है। 5G में 1 Gbps से अधिक बैंडविड्थ होगी और इसमें जो आवृत्ति होगी वो 1 GH से 6 GH के बीच रहेगी। 6G में अधिकतम बैंडविड्थ होगी। सूचना संचार की अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें, तो लाइ-फाई प्रौद्योगिकी यानी लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, लाइ-फाई। तो इसकी खोज सर्वप्रथम 2011 में ब्रिटेन के एडिनबर्ग
विश्वविद्यालय के हेराल्ड हास ने किया था। यह वाईफाई का ऑप्टिकल वर्जन है। इसे बिजली के स्रोत से चलने वाले संसाधनों में से एक एलईडी बल्ब, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक फोटो डिटेक्टर के जरिए संचालित किया जा सकता है। यह रेडियो तरंगों के स्पेक्ट्रम की सीमा से आगे जाकर विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम पर आधारित है। यह OFDMA यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस रेडियो एक्सेस तकनीक का प्रयोग करती है। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है? तो वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेलीविजन प्रसारण में उपयोग की जाने वाली उन आवृत्तियों का इस्तेमाल करती है जो प्रसारण के दौरान उपयोग नहीं हो पाती। इस अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को व्हाइट स्पेस कहा जाता है तथा इसे टीवी व्हाइट स्पेस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। भारत में वाईफाई तकनीक का विकास 2015 में प्रारंभ हुआ। इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत के डिजिटल इंडिया मिशन में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया है। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, तो यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। इससे डाटा और सूचना का आदान प्रदान संभव हो सका है। इसके भीतर मोबाइल या कंप्यूटर को नेटवर्क की सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम वाईफाई तकनीक से सुसज्जित होने वाला शहर मैसूर है, जहां 2004 में वाईफाई प्रस्तुत किया गया। वाईफाई कॉलिंग क्या है? तो वाईफाई कॉलिंग तकनीक में बिना कैरियर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क के किसी से भी बातचीत किया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम वाईफाई कॉलिंग की सुविधा भारती एयरटेल ने 2019 और रिलायंस जियो ने 2020 में प्रारंभ की। वाईफाई कॉलिंग वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP पर आधारित तकनीक है। व्हाट्सएप, शेयर चैट, जेंडर मैसेंजर, स्काइप वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। वाईफाई कॉलिंग के तहत हाई डेफिनेशन वॉइस यानी HD वॉइस प्राप्त होती है। ब्लूटूथ क्या है दोस्तों? तो ब्लूटूथ संचार के क्षेत्र में एक शॉर्ट रेंज तकनीक है जिसका उद्देश्य हमारे कंप्यूटरों को तारों के जाल से मुक्ति दिलाना है। इस तकनीक से प्रयोगकर्ता बिना कोई तार लगाए ही कंप्यूटिंग तथा दूरसंचार उपकरणों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। इसमें 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच की रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो कंप्यूटर, मोबाइल तथा टीवी के माध्यम से संपन्न होता है। इसके लिए प्रयुक्त उपकरण में वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, माइक्रोफोन, स्पीकर, इंटरनेट, ब्लूटूथ जैसी तकनीक एवं उपकरण होने चाहिए। प्रोजेक्ट लून क्या है दोस्तों? तो ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसका उद्देश्य दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना में हीलियम से भरे गुब्बारे शामिल हैं जो संताप मंडल में रहते हैं और वे हवाई वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। इस परियोजना में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई देशों और उनके चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ इनोवेटेड नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों नंदन नीलेकणी की पुस्तक है। नंदन नीलेकणी। वर्तमान में एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये दोस्तों टिम कुक है। टिम कुक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है।
जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें सी होगा, दोनों सही है। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, क्या होती है? एक डेटाबेस में फील्ड होती है संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, 10 लाख बाइट्स। तो ये दोस्तों 1 मेगाबाइट होता है, 10 लाख बाइट्स। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह यूएस अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो ये इसमें दोस्तों दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्या असत्य है? तो इसमें दोस्तों बी नंबर असत्य होगा। क्या? कि ऑप्टिकल फाइबर में कुल 4 परतें होती हैं जिसे क्रमशः कोर, कैलेडिंग, जैकेट, फायर कहते हैं। तो ये असत्य है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर ऑप्टिकल फाइबर बनता है, ये सही है। ऑप्टिकल फाइबर तकनीक अवधारणा 1870 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डिंडाल ने दिया। भारत में ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन पुणे के शिवाजी नगर से कंटोनमेंट के बीच बिछाई गई, ये भी सही है। सत्य कथन का कोट बनाइए। तो इसमें दोस्तों चलिए बनाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर सिलिका का बना होता है जो कि बालू की रेत से प्राप्त होता है, ये सही है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ये भी सही है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का डिजाइन डच वैज्ञानिक अब्राहम हिल ने किया, तो ये गलत है दोस्तों, थर्ड। तो अभी इससे फर्स्ट में हम सीधे आ गए। ऑप्टिकल ये भी गलत है। ऑप्टिकल फाइबर आधारित सूचना संचार सेवा प्रदान करने वाली भारती एयरटेल भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये गलत। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में नहीं होता ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग? बाकी लेजर बीम के क्षेत्र में, ट्रैफिक लाइट में, ऑटोमेटिक टोल बूथ में होता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। दूरसंचार के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि यह वक्राकार पृथ्वी की सतह वक्राकार है, तो ये नहीं मिल सकते। भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा कब शुरू की गई? तो ये दोस्तों 2005 से शुरू की गई थी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो LTI चौथी पीढ़ी की वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी है, सही है। LTE फोर्थ जनरेशन था। LTE मोबाइल इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने वाली WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस का प्रतिस्पर्धी है। WiMAX की ही तरह LTE भी वायरलेस वायरलैंड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगी, परंतु WiMAX में सिग्नलों का प्रसारण माइक्रोवेव द्वारा होता है, वहीं LTE में इस कार्य हेतु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों डी होगा, मतलब ये भी सही है।
कि LTE मोबाइल इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने वाली वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस का प्रतिस्पर्धी है और वाईमैक्स की ही तरह LTE भी वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगी, परंतु वाईमैक्स में सिग्नलों का प्रसारण माइक्रोवेव द्वारा होता है, वहीं LTE में कार्य करने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किन आवृत्ति की तरंगों के संचरण हेतु किया जाता है? तो ये दोस्तों सी होगा, 1 टेराहर्ट्ज से 100 टेराहर्ट्ज के बीच, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूतरंग संचरण में सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक किस पथ में गति करते हैं? तो ये वक्रीय पथ में गति करते हैं। भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा कब शुरू की गई? ये दोस्तों 1881 में शुरू की गई थी। ट्राई की स्थापना कब हुई? तो ट्राई की स्थापना फरवरी 1997 को हुई, ट्राई की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कैमरा होना चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस होनी चाहिए, माइक्रोफोन भी होना चाहिए, टेलीफोन नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर की शब्दावली में कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DTH का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम। हाल ही में हटाई गई फाइलें संग्रहित की जाती हैं। हाल ही में हटाई गई फाइलें, ये तो रिसाइकिल बिन में होगा, रिसाइकिल बिन। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर किसका उत्पाद है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन मापा जाता है, ये पिक्सल की संख्या से मापा जाता है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, इसका पूरा नाम होगा वायरलेस फिडेलिटी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26वां नंबर क्वेश्चन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों ब्रॉडबैंड नेटवर्क कहा जाता है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क डॉट 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 ऐसी डिवाइस है जो एक सर्वर से सेवाएं या संसाधनों का अनुरोध करती है। तो ये दोस्तों क्लाइंट होगा, इसमें क्लाइंट। इंटरनेट के लिए किसकी आवश्यकता है? इसमें दोस्तों सी नंबर होगा, कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए समान नियमों के सेट। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की गई, तो ये दोस्तों ट्रांजिस्टर होगा। एलन ट्यूरिंग द्वारा किस वर्ष ट्यूरिंग प्रस्तुत किया गया? तो ये दोस्तों 1936 में प्रस्तुत किया गया। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिसकी सीमा की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? ICT इनेबल्ड एजुकेशन, ICT सपोर्टेड एजुकेशन को कहा जाता है। लाइफ-आई से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, मतलब इसकी खोज 2011 में हेराल्ड हास ने की थी। यह OFDMA यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक पर आधारित है और इसका पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है। व्हाइट फ्लाई प्रौद्योगिकी से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें भी डी होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी है, मतलब इसका अन्य नाम टीवी वाइट स्पेस टेक्नोलॉजी है।
भारत में इसका विकास 2015 में प्रारंभ हुआ। इस तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन में किया गया। सभी क्वेश्चन मतलब सही, इसमें जो विकल्प दिए गए सभी सही है। 5G तकनीक से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें भी डी होगा दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम 5G लॉन्च करने वाला देश दक्षिण कोरिया है। ट्राई के अनुसार देश में 2022 तक 5G सर्विसेज प्रारंभ हो जाएंगी और 5G तकनीक में मीमो यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और TDD टाइम डिवीजन डुप्लेक्स अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। प्रोजेक्ट लोन ये दोस्तों बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेशन का एक प्रकार है? तो आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला सभी हैं दोस्तों। डी नंबर होगा इसमें। DSL का पूरा नाम क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? ये संचार कहलाता है दोस्तों, कम्युनिकेशन। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। फिर दोस्तों पेज का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें बी नंबर होगा। प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। निम्न किस देश द्वारा 2030 तक 6G की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया? जापान द्वारा दोस्तों, जापान। लेटेंसी से तात्पर्य क्या है? तो इसमें दोस्तों एक नेटवर्क में डाटा को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, यही होगा, एक नंबर होगा इसका। TDD से क्या तात्पर्य है? तो टाइम डिवीजन डुप्लेक्स। ये दोस्तों इसका टाइम डिवीजन डुप्लेक्स ना होगा, ट्रांजैक्शन डिवीजन डुप्लेक्स होगा। TDD ट्रांजैक्शन डिवीजन डुप्लेक्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य हेतु एक प्रमुख इकाई सीडेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो जर्मेनियम होगा। 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज है ये दोस्तों 6 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें दोस्तों क्या होगा? बी और डी दोनों हो सकता है इसमें, यानी वेब ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों नहीं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मेटी के अंदर आता है। और GIS का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये भौगोलिक सूचना प्रणाली है इसका पूरा नाम दोस्तों। चलिए दोस्तों यहां से हमने इकाई 9 की जो सेकंड यूनिट है ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उसको कवर कर लिया है। तो अब आगे हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें, और वर्तमान में सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसे कहाँ कहाँ इंस्टॉल है, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।